प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मनु के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार। लेक्चर नंबर 16 है। बेटा ध्यान दें, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या होगा? मनु के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार। अर्थात मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में, क्या नाम है इनकी रचना का? मनुस्मृति। मनुस्मृति में प्रशासन के बारे में क्या विचार दिए हैं? अर्थात मनु ने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मनुस्मृति में क्या कुछ लिखा है, इसकी चर्चा हम करेंगे। बेटा, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित मनु की प्रशासनिक व्यवस्था, यस, आज की नहीं, आधुनिक समय की नहीं, प्राचीन भारत के अंतर्गत जो मनु की प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। मतलब मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहा है, ये आपको समझना है। लेक्चर नंबर 16 है। नोट करें, टॉपिक का नाम मनु के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार। लेक्चर नंबर 16 है। यस बेटा, मतलब अभी तक हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के ऊपर 15 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज 16वां लेक्चर है। मैं संपूर्ण रूप में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को आपको समझाऊंगा। फिर भले ही वो एमए के स्टूडेंट्स हो, अर्थात स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हों, या फिर जो है स्नातक स्तर अर्थात बीए के विद्यार्थी हों, या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हों, बशर्ते आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है, तो बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हम जो प्रतिदिन लेक्चर डाल रहे हैं इनको समझिएगा, इनसे बाहर कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। चलिए अब हम इसको समझते हैं, और यहाँ मैं जो समझा रहा हूँ उसमें एक क्रमबद्धता ले रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था कि मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा है, क्या कहा है कि प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के 7 तत्व या अंग होते थे। अर्थात मनु ने भी, कौटिल्य ने भी, शुक्र ने भी स्पष्ट रूप में कहा था क्या कि भाई राज्य का निर्माण 7 तत्वों से, 7 अंगों से होता है, जिसको कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत नाम दिया गया। मनु ने भी राज्य के 7 अंग तत्व बताए हैं, कौटिल्य ने भी 7 अंग तत्व बताए हैं, शुक्र ने भी 7 अंग तत्व बताए हैं। हम याज्ञवल्क्य की स्मृति का अध्ययन करते तो उसके अंतर्गत भी यही बात आती है। इसी के साथ में सोमदेव सूर्य की बात करते तो उसमें भी यही बात आता है। और इसी के साथ में अगर हम वास्तव में कामंदक का अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत भी यही बातें आती हैं। अर्थात शुक्र का शुक्र नीतिसार और कामंदक का कामंद की नीतिसार, इनमें भी ये बात आती है कि भाई प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के 7 तत्व या अंग माने जाते थे। क्या? प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के 7 तत्व या अंग माने जाते थे, जिसे कि प्राचीन भारत में राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता था। सप्तांग, 7 अंग किसके? राज्य के। मतलब प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के कितने तत्व माने जाते थे? यस, 7। और इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सप्तांग सिद्धांत, 7 अंगों का सिद्धांत। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आधुनिक समय में राज्य निर्माण के कितने तत्व हैं, तो आपका आंसर होगा 4। आधुनिक समय में जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। कितने तत्व हो गए बेटा? 4। मतलब आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं, जबकि प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे। अब वो 7 तत्व कौन कौन से हैं? पहला स्वामी अर्थात राजा। अब राजा के ऊपर मैंने लेक्चर अलग से अपलोड कर दिया है, आप क्रम से देख सकते हैं। दूसरा क्या है बेटा? अमात्य मतलब मंत्री, तो मंत्री परिषद के ऊपर भी मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। मतलब स्वामी अर्थात राजा के ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिया है। दूसरा अमात्य, दूसरा अंग अमात्य अर्थात मंत्री, तो मंत्री परिषद के ऊपर भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। मतलब सप्तांग सिद्धांत के जो पहले 2 अंग हैं, स्वामी या राजा, और दूसरा अमात्य या मंत्री, दोनों पर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? स्वामी अर्थात राजा, अमात्य अर्थात मंत्री, है मंत्री परिषद। तो स्वामी, अमात्य अर्थात
राजा और मंत्री परिषद पर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो 2 अंग पूरे हो गए, स्वामी, अमात्य, इसके बाद में क्या आता है पूर्व, और फिर क्या आता है राष्ट्र। पहले तो मैं साथ के साथ अंगों के आपको नाम बता रहा हूँ, नोट करें बेटा सभी। स्वामी नंबर 1, स्वामी मतलब राजा, स्वामी। अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, मंत्री परिषद। पूर्व तीसरा, राष्ट्र चौथा, कोष राजकोष पांचवा, छठा है दंड, सेना या बल। 3 नाम हैं इसके, मनु ने 3 नाम दिए हैं, दंड, सेना या बल। आपको जो अच्छा लगे वो नोट करेंगे, दंड, सेना, बल। वैसे सेना लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। 6 हो गए। और 7वां मित्र। तो 2 की चर्चा तो हमने कर दी है, स्वामी के ऊपर व्यापक रूप में बता दिया है आपको, मंत्री परिषद अर्थात अमात्य के ऊपर मैंने अच्छे समझा दिया। आगे आज हम करते हैं तीसरे अंग की बात। तीसरा, जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है, क्रम नंबर 3, पूर्व अर्थात सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का जो तीसरा अंग होगा वो पूर्व होगा, और चौथा होगा राष्ट्र। अर्थात मनु ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व और राष्ट्र दोनों को लिया है, जो कि सप्तांग सिद्धांत में राज्य निर्माण के जो 7 अंग हैं उनमें तीसरे नंबर पर पूर्व आएगा, चौथे नंबर पर राष्ट्र आएगा। तो यहाँ मनु ने पूर्व और राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर क्या विचार थे इसकी चर्चा करेंगे। मतलब इसी आधार पर ये राज्य के 2 अंग भी आ जाएंगे, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। तो 4 तक पहुंच गए आज हम। स्वामी राजा मैंने समझा दिया, मंत्री अर्थात अमात्य मंत्री परिषद ये भी मैंने समझा दिया, और आज हम पूर्व और राष्ट्र इन दोनों की बात कर रहे हैं जो कि प्रशासनिक व्यवस्था में आएगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे पूर्व हो गया, राष्ट्र होगा, फिर कोष, तो राजकोष के ऊपर ही मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, कोष के ऊपर भी अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। उसके बाद में क्या आएगा बेटा, फिर से बोले स्वामी, नोट करो बेटा, ऐसे नहीं, यस आप भी, स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, कोष, दंड या सेना या बल, और अंतिम मित्र। तो अब इस राष्ट्र के बाद हम राजकोष की चर्चा करेंगे, 5वें नंबर पर आएगा, 6ठे नंबर पर दंड आएगा, 7वें पर मित्र आएगा। तो 7 अंगों के ऊपर मैं अलग अलग लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अगर ये सारी बातें समझ गए तो शेष बचेगा क्या मनु के अंतर्गत, मनुस्मृति में कुछ नहीं, कहीं से प्रश्न पुटअप करें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम ये बात तो क्लियर होगी कि तीसरा अंग सप्तांग सिद्धांत का क्या है पूर्व, और चौथा क्या है राष्ट्र। अब इसको हम समझाएंगे बेटा। वास्तव में यहाँ पूर्व का क्या अर्थ लिया है मनु ने, पूर्व का अर्थ लिया है राज्य की राजधानी, प्रदेश की राजधानी। मतलब जो राजधानी है उस राजधानी को मनुस्मृति में मनु ने पूर्व की संज्ञा दी है। और राजधानी के अलावा जो शेष प्रदेश है, राजधानी के अलावा, राजधानी को छोड़ करके राजधानी के अलावा जो शेष प्रदेश है उसको मनु ने राष्ट्र का नाम दिया है, राष्ट्र की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी है बेटा, राष्ट्र की। तो पूर्व और राष्ट्र मतलब राजधानी, और राजधानी के अलावा जो शेष प्रदेश है इनमें प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी इसकी चर्चा मनु ने अपनी मनुस्मृति में की है, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं इसको। क्या बेटा, प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, मतलब वास्तव में मनु ने भी अगर देखा जाए तो प्राचीन भारतीय परंपरा का ही अनुसरण किया है, अनुकरण किया है, उसी को मान्यता दी है। तो आप नोट करेंगे प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार ही मनु ने संपूर्ण राज्य के प्रादेशिक प्रशासन को 2 वर्गों में बांटा है। मतलब प्राचीन भारत में ये परंपरा रही थी क्या कि संपूर्ण राज्य के प्रादेशिक प्रशासन को 2 वर्गों में बांटा जाता था। किसमें, पूर्व का प्रशासन और दूसरा राष्ट्र का प्रशासन। तो मनु ने भी इसी का समर्थन किया, इसलिए आप नोट करेंगे मनु ने संपूर्ण राज्य के प्रादेशिक प्रशासन को 2 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग हुआ पूर्व का प्रशासन और दूसरा होगा राष्ट्र का प्रशासन। यस, अब पूर्व का प्रशासन, तो पूर्व किसको कह रहे हैं ये मनु, फिर बता रहा हूं बेटा। पूर्व ये प्रदेश की, राज्य की जो राजधानी है उस राजधानी को पूर्व की संज्ञा दी है।
तो इसका मतलब यहाँ पुर का प्रशासन का मतलब क्या होगा, राजधानी का प्रशासन कैसा हो, है राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी हो, राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी हो, इसके बारे में मनु ने क्या विचार दिए इसको समझना है। चलो नोट करें, पुर का प्रशासन अर्थात राजधानी का प्रशासन, पुर मतलब राज्य की जो राजधानी होती है उसको इन्होंने किसकी संज्ञा दी है बेटा, पुर की। तो यहाँ राजधानी की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, इसकी चर्चा मनु ने अपनी रचना है मनुस्मृति में की है। मनुस्मृति में 12 अध्याय है, जिसमें 7वां जो अध्याय है वो राजधर्म से, राजशास्त्र से, राजधर्म, राजशास्त्र, राजदर्शन से संबंधित है। फिर से बोल रहा हूँ, 7वां अध्याय राजधर्म से या राजशास्त्र से या राजदर्शन से संबंधित है। प्राचीन भारत के अंतर्गत राजशास्त्र को राजधर्म भी कहा जाता था, राजदर्शन भी कहा जाता था, दंड नीति भी कहा जाता था, नीति शास्त्र भी कहा जाता था। प्राचीन भारत में राजनीतिक शास्त्र भी नाम दिए जाते थे। मैंने इसके ऊपर भी अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है कि प्राचीन भारत में राजशास्त्र के विविध नाम, इस नाम से अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। चलिए बेटा नोट करें, राजधानी, मनु कह रहे हैं कि राजधानी ऐसे प्रदेश में बनाई जाए, मतलब राजधानी का जो निर्माण किया जाए वो ऐसे स्थान पर किया जाए, ऐसे प्रदेश में किया जाए। मनु कह रहे हैं ऐसे प्रदेश में किया जाए, कहाँ, जो ऐसा प्रदेश जो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ भूमि वाला हो। मतलब राजधानी का निर्माण ऐसी जगह बनाया जाए, ऐसे प्रदेश में बनाया जाए जो कृषि की दृष्टि से, एग्रीकल्चर, कृषि की दृष्टि से उपजाऊ भूमि वाला हो। मतलब वहाँ की भूमि उपजाऊ हो, जहाँ पर अच्छी पैदावार हो सके। ठीक है बेटा। इसी के साथ में जल एवं वृक्षों से संपन्न हो। मतलब ऐसे प्रदेश में राजधानी बनाया जाए जो कि जल से और वृक्षों से संपन्न हो, वहाँ जल की बहुतायतता हो, इसी के साथ में वृक्षों से घिरा हुआ हो, हरे भरे बहुत ज़्यादा वृक्ष हों, ऐसे स्थान पर राजधानी का निर्माण किया जाना चाहिए। तो आज भी आप देखेंगे जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो क्या नई दिल्ली के अंतर्गत वृक्ष नहीं है, हरियाली नहीं है, और क्या वहाँ पर जल की बहुतायतता नहीं है? यस, जल की बहुतायतता आज भी देख सकते हैं आप, और वृक्षों से भी देखें तो पूरा दिल्ली घिरा हुआ है। आप केवल भारत की बात कीजिएगा, है मतलब यहाँ मनु की जो बातें हैं ना, हमें ऐसा लग रहा है कि मनु ने जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा है मनुस्मृति में, वो एक काल्पनिक प्रशासनिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसका कि हम कहेंगे आधुनिक समय में मनुस्मृति की ज़्यादातर बातें प्रशासनिक व्यवस्था की आजमानी जा रही है। आप खुद देखेंगे, मैं एक बात समझाऊंगा यहाँ। चलिए इसी के साथ में अब ये बात क्लियर होगी पहले नंबर पर तो कि राजधानी कैसे प्रदेश में बनाई जाए, क्लियर। अगली बात, अब इसी के साथ में जो राजधानी बनाई जा रही है वहाँ के जो निवासी हों, निवासी कैसे हों, मतलब वहाँ की जनता कैसी हो। तो निवासी के बारे में मनु कह रहे हैं कि वहाँ के जो निवासी होंगे, राजधानी के जो नागरिक होंगे, राजधानी की जो जनता होगी, राजधानी के जो लोग होंगे, वो आर्यजन एवं वीर हो। आर्यजन का मतलब होता है बुद्धिमान, विवेकशील, ज्ञानी। तो निवासी आर्यजन हो एवं वीर हो, वो साहसी भी हों और बुद्धिमान भी हों, ज्ञानी हो, विवेकवान हो, ऐसे लोग हो। इसी के साथ में जल, वायु, स्वास्थ्यप्रद हो। मतलब वहाँ अर्थात उस राजधानी में, मतलब जहाँ राजधानी बनाई जा रही है उस प्रदेश में जल, वायु, स्वास्थ्यप्रद हो। मतलब वहाँ का जल दूषित नहीं हो, वायु भी दूषित नहीं हो, और सभी साधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। जिस प्रदेश में राजधानी बनाई जा रही हो वह प्रत्येक साधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो, किसी अन्य पर निर्भर नहीं हो। आज आप देखिएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात तो बार बार बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भरता की बात तो मनु ने भी की है, आप जरा देखिएगा। मैं तो ये कहूँगा कि मनु से लेकर गांधी जी तक एक राजनीतिक चिंतन की क्रमबद्धता है, ये श्रृंखला, ये कड़ी कहीं टूटी नहीं है, बस समझने का फेर है। चलिए नेक्स्ट बात, पहली बात तो ये होगी, आप बिंदु रूप में चल सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात लेंगे, क्या राजधानी ऐसे प्रदेश में बनाई जाए, जहां राजा को धानव दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग,
वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग या सेना दुर्ग, गिरि दुर्ग का निर्माण करके राजधानी बनानी चाहिए। मतलब ऐसे प्रदेश में राजधानी का निर्माण किया जाए जहां धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग या सेना दुर्ग, गिरि दुर्ग का निर्माण करके राजधानी बनानी चाहिए। मतलब इन दुर्गों का निर्माण करके, भाई या तो राजधानी जो है जल से घिरी हुई या वृक्ष से घिरी हुई हो, या जो है सेना से घिरी हुई हो, या गिरी से जो है ये घिरी हुई हो। गिरी मतलब पहाड़ पर्वतमालाओं से ये घिरी हुई हो। तो कहने का मतलब ये कि इनसे घिरी हुई हो। और आप देखेंगे प्राचीन समय के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजधानी निर्माण ऐसे होता था, या तो किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर होता था, या आप देखेंगे वो जल के बीच में होता था, है? या फिर जो है वृक्षों से घिरी हुई होती थी। आप स्वयं देख सकते हैं। हालांकि आधुनिक समय में इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा है। अब महत्व नहीं रहा है। उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, आज की परिस्थितियाँ अलग है। आज आधुनिक ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, तो इनकी इतनी ज़्यादा सार्थकता नहीं रही है। लेकिन मनु ने जो बताया उसको समझना है। तो नेक्स्ट अगली बात, चौथी बात लेते हैं हम इसी में। मतलब पूर्व का प्रशासन कैसा हो, क्या कह रही है कि दुर्ग प्रशासन के बारे में मनु का निर्देश है कि, मतलब इस दुर्ग के प्रशासन के बारे में मनु का निर्देश है कि दुर्ग को सदैव विभिन्न अस्त्र शस्त्रों, वाहनों, धन्य धान्य, सामान्य सी बात है, ईंधन, जल, यंत्रों, शिल्पियों एवं ब्राह्मणों से संपन्न होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से जो यहाँ दुर्ग प्रशासन है उसको सदैव विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों से, वाहनों से, धन धान्य, ईंधन, जल, यंत्र, शिल्पियों एवं ब्राह्मणों से संपन्न होना चाहिए। अर्थात वास्तविक रूप में वह आत्मनिर्भर हो, किसी अन्य पर निर्भर नहीं हो, आत्मनिर्भर हो। मैंने कोष्टक में लिख दिया है, वो आत्मनिर्भर हो। क्या हो? वो आत्मनिर्भर हो। ठीक है। नेक्स्ट बात, दुर्ग में देवालयों जहाँ पर हम कहेंगे मंदिर का निर्माण किया जाए, देवताओं का रहने का जो स्थान होता है, जो मंदिर का निर्माण किया जाता है उसे देवालय कहते हैं। तो दुर्ग में देवालयों का निर्माण किया जाए, आयुधागार हूँ, क्या देवालय हूँ, आयुधागार हूँ। आयुधागार का मतलब होता है एक प्रकार से जहाँ पर अस्त्र शस्त्र होते हैं। अंतःपुर हो, अंतःपुर का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब दुर्ग के अंतर्गत, क्या दुर्ग के अंतर्गत, अर्थात जहाँ पर राजधानी बनाई जा रही है उसकी बात आ रही है। दुर्ग में देवालय हो, आयुधागार हो, अंतःपुर का निर्माण किया जाना चाहिए। और इसी के साथ में दुर्ग में राजा का निवास अर्थात राजगृह भी होना चाहिए। मतलब वहाँ राजगृह का भी निर्माण अलग से किया जाना चाहिए जहाँ पर कि राजा रहेगा। तो ये पूर्व के प्रशासन की इन्होंने बात की। वो पूर्व का प्रशासन किस तरह का होना चाहिए, तो आप इसको नोट करेंगे। ये मतलब राजधानी की बात बताइए, राजधानी जो है कैसे प्रदेश में बनाई जानी चाहिए, राजधानी का निर्माण किस स्थान पर बनाया जाना चाहिए। ये सारी बातें आप बिंदु रूप में भी नोट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 बिंदु के रूप में आप पूर्व का प्रशासन अर्थात राजधानी के प्रशासन के बारे में लिख सकते हैं कि राजधानी का निर्माण किस स्थान पर बनाया जाना चाहिए। तो इन सब से कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकलता है कि सुरक्षित स्थान पर राजधानी का निर्माण किया जाना चाहिए। बस एक ही बात उभर कर सामने आती है, क्या? सुरक्षित स्थान पर राजधानी का निर्माण किया जाना चाहिए। तो आज भी ये बातें तो देखी जाती हैं। आज भी किसी भी देश की जो राजधानी होती है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा, और अगर कोई नहीं देखता है तो इसे देखना भी चाहिए। चलिए, पहला हो गया क्लियर। मतलब प्रादेशिक प्रशासन को 2 वर्गों में बांटा है मनु ने। पहला होगा पूर्व का प्रशासन, दूसरा होगा राष्ट्र का प्रशासन। राष्ट्र का प्रशासन, तो राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र का अर्थ क्या लिया मनु ने? बेटा इस राजधानी के अलावा जो शेष प्रदेश होता है, मतलब जिस प्रदेश में राजधानी का निर्माण किया गया है उस राजधानी को छोड़ करके जो शेष प्रदेश होता है वो राष्ट्र में आता है। किस में आता है बेटा? राष्ट्र में। तो नोट करें, राष्ट्र का प्रशासन। अब यहाँ संपूर्ण राष्ट्र के प्रशासन को, मतलब राजधानी के अलावा जो शेष प्रदेश है उसके प्रशासन को मनु ने 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया, 2 इकाइयों में बांट दिया है, 2 वर्गों में बांट दिया है, 2 भागों में विभाजित कर दिया है। ए राष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन, बी राष्ट्र के नगरीय क्षेत्र का प्रशासन। मतलब ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन और नगरीय क्षेत्र का प्रशासन। तो आज भी आप देख सकते हैं ग्रामीण प्रशासन है,
इसी के साथ में नगरीय प्रशासन, इसके लिए आज भी भारत के अंतर्गत देखें आप अलग अलग रूप में व्यवस्था की गई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मनु की जो प्रशासनिक व्यवस्था है बड़ी आधुनिक लगती है हमें। भले कहने के लिए कोई ये कहते कि मनुस्मृति का आधुनिक युग में कोई सार्थकता नहीं है, ये गलत बात होगी। बेटा उस समय जो लिखा जाता था ना वो वास्तविक रूप में देखा जाए तो श्रुति के आधार पर लिखा जाता था। श्रुति का मतलब होता है कि स्वयं अनुभव करके नहीं लिखते हूँ, बल्कि किसी अन्य के द्वारा जो कहा जा रहा है, मतलब ईश्वर के द्वारा जो कहा जा रहा है उसके माध्यम से लिखा जाता था। तो ये जो मनुस्मृति लिखी गई है ये भी एक श्रुति परंपरा के आधार पर चली गई, इसलिए इसमें जो बातें बताई गई, जो समाज व्यवस्था सोशल सिस्टम के बारे में लिखा गया है वो वास्तव में देखा जाए तो एक तरीके से समाज व्यवस्था को संचालित करने के श्रेष्ठ नियम थे। इसमें अब भले कोई कमी निकालता रहे लेकिन एक अलग बात है। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन किस तरीके से किया जाए, तो यहाँ मनु ने कहा है, क्या कहा है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन किस तरीके से किया जाए, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, आप इसको नोट करेंगे। जैसे 1 ग्राम 1 गांव, 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम, मतलब 1 गांव 10 गांव 20 गांव 100 गांव 1000 गांव। ग्राम मतलब गांव। फिर से बोल रहा हूँ, 1 गांव 10 गांव, नोट करें 10 गांव 20 गांव 100 गांव और 1000 गांव। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का जो है प्रशासन समझाने के लिए इन्होंने कहा है कि भाई इन इकाइयों की जो अधिकारी होंगे, मतलब 1 ग्राम होगा उस ग्राम का एक अधिकारी होगा। जैसे इन इकाइयों के अधिकारी का क्या नाम होगा, 1 ग्राम के अधिकारी का नाम तो होगा क्रमशः ग्रामिक, मतलब एक गांव की जो प्रशासनिक व्यवस्था संभालेगा उसका नाम होगा ग्रामिक, पूरे गांव की जवाबदारी इसकी होगी। उसके बाद में 10 गांव को संभालने वाला जो अधिकारी होगा वो होगा 10 ग्रामपति। नाम से स्पष्ट हो रहा है 10 ग्रामपति, ये 10 गांव की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेगा। उसके बाद में 20 गांवों को जो संभालेगा उसका नाम होगा विशपति, बी नन्ना है ये, विशपति, ठीक है। 100 गांवों को जो अधिकारी संभालेगा उसका नाम होगा सत्ताध्यक्ष, नाम से स्पष्ट हो रहा है सत्ताध्यक्ष। और 1000 गांवों को जो संभालेगा उसका नाम होगा सहस्त्रपति। मतलब इन अधिकारियों के द्वारा इनका जो है प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। 1 गांव का, 10 गांव का, 20 गांव का, 100 गांव का और 1000 गांव का। और मैंने लिख भी दिया है इन इकाइयों के अधिकारियों का नाम क्रमशः ग्रामिक, 10 ग्रामपति, विशपति, शताध्यक्ष और सहस्त्रपति होगा। यस बेटा, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, आगे मनु ने ग्रामीण क्षेत्र की रक्षा व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। मतलब इसी के साथ ही मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की रक्षा व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। रक्षा व्यवस्था पर भी लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने, जरा ध्यान दे। राजा को 2-2, 3-3, 5-5 ग्रामों अर्थात गांवों के बीच रक्षकों अर्थात पुलिस की चौकियां स्थापित करनी चाहिए। आज भी आप देखेंगे, हमारे भारत में भी देखिएगा, क्या ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत चौकियां नहीं होती हैं, क्या जो पुलिस की व्यवस्था है वो नहीं की जाती। आप देखेंगे जगह जगह चौकियों की व्यवस्था की गई है। तो ये यहीं से तो लिया गया अगर देखा जाए तो। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मनुष्य भी लिया गया, लेकिन शुक्र से ज़्यादा ले गया है, शुक्र की शुक्र नीति सार से बहुत ज़्यादा लिया गया है। जब मैं आपको शुक्र समझाऊँ तो उससे मैं आपको बिल्कुल संकेत प्रत्यक्ष रूप में दूंगा कि ये यहाँ से लिया गया, ये यहाँ से लिया गया, लेकिन यहाँ से भी बहुत कुछ सीखा गया है। चलिए, मतलब राजा को 2-2 गाँव, 3-3 गांव और 5-5 गांवों के बीच रक्षकों अर्थात पुलिस की चौकियां स्थापित करनी चाहिए। ठीक है, तो आज भी आप देख सकते हैं इनकी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ में 100 ग्रामों के बीच एक बड़ा रक्षा स्थान होना चाहिए। मतलब मनु ने फिर आगे कहा है कि 100 गांवों के बीच में, ये तो 2-2, 3-3 और 5-5 गांवों के बीच में रक्षकों की चौकियां स्थापित करेंगे, ये तो करना ही करना है। इसके साथ में 100 गांवों के बीच में एक बड़ा रक्षा स्थान होना चाहिए, 100 गांवों के बीच में। तो आज भी आप देख सकते हैं चौकियों की स्थापना की जाती है। उसके बाद में तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर स्थापना होती है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर होता है। उसके बाद में प्रांत की जो राजधानी होती है उसके लेवल के ऊपर कंप्लीट पूरे राज्य के ऊपर निगरानी करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्रम है। तो ये बात मनु ने बताई। मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, मनु जो बात बता रहे हैं, आधुनिक समय में जब हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो लोक प्रशासन में एक अवधारणा आती है पद सोपान, पदों का एक क्रम। पद सोपान मैंने लोक प्रशासन में समझा दिया, आप लोक प्रशासन की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पद सोपान किसे कहा जाता है। तो ये पद सोपान यहाँ भी दिखाई दे रहा है, पदों का एक क्रम है। देखिएगा, ग्रामिक से ऊपर 10 ग्रामपति, ग्रामिक 10 ग्रामपति की प्रति उत्तरदायी होगा।
10 ग्रामपति 20 पति के प्रति उत्तरदायी होगा, 20 पति शताध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा, शताध्यक्ष सहस्त्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा और सहस्त्रपति राजा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो आज भी तो यही है पद सोपान के अंतर्गत, आज भी तो यही है। किसी भी प्रांत का अध्ययन करेंगे तो मुख्यमंत्री के प्रति अंतिम रूप में उत्तरदायी तो होता है? अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के प्रति सब कुछ उत्तरदायी होगा अंतिम रूप में। तो ये बात तो मनुस्मृति में भी लिखी गई है। चलिए, इसके बाद में यहाँ जो राष्ट्र के प्रशासन की बात की है 2 इकाइयों में, पहली तो होगी ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन, दूसरा है राष्ट्र के नगरीय क्षेत्र का प्रशासन। अब ये बात सत्य है कि मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बिल्कुल सीमित उल्लेख किया है, कम रूप में उल्लेख किया है, बहुत कम श्लोकों में ये बातें लिखी गई है। क्योंकि उस समय वास्तव में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र ही ज़्यादा था। और आज भी हम देखें तो भारत तो वैसे भी आज भी अगर हम कहें तो कृषि प्रधान देश है, गाँवों का देश है आज भी भारत। तो उस समय तो डेफिनेटली ये बात सही है। तो राष्ट्र के नगरीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में मनु क्या कहते हैं, सबसे पहले तो नोट करेंगे। नगरीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में व्यापक रूप में नहीं लिखा है, बल्कि सीमित रूप में उल्लेख किया है, सीमित रूप में उल्लेख किया है, ये ध्यान रखना है। यहाँ तो जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन इसके बारे में तो मनुस्मृति में व्यापक रूप में लिखा है। मैंने आपको अच्छे से ये बात बता दी, आप क्रम से सारी बातें नोट कर सकते, इसमें सब कुछ आ जाएगा। चलिए, तो नोट करें, यहाँ प्रत्येक नगर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी सर्वार्थ चिंतक होगा। अब नोट करें, यहाँ मनु अपनी मनुस्मृति में कह रहे हैं कि प्रत्येक नगर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, मतलब प्रत्येक जो नगर होगा, यहाँ जो नगरीय क्षेत्र के प्रशासन की बात की जा रही है, प्रत्येक नगर के अंतर्गत, क्योंकि पूरा जो राज्य होगा अनेक नगरों के अंतर्गत होगा, अनेक ग्रामों में होगा। तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की बात मैंने कर दी। अब नगरीय क्षेत्र की बात करें तो नगर एक थोड़ी ना होगा, नगर अनगिनत होंगे। तो प्रत्येक नगर का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा उसका इन्होंने नाम दिया सर्वार्थ चिंतक। मतलब प्रत्येक नगर का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा, जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, उसका नाम उन्होंने दिया है सर्वार्थ चिंतक। नोट करें, क्या होगा, सर्वार्थ चिंतक। और इस सर्वार्थ चिंतक अर्थात इसके अधीन, मतलब सर्वार्थ चिंतक के अधीन, मतलब जो है नगर का सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी होगा उसका नाम होगा सर्वार्थ चिंतक। और सर्वार्थ जो चिंतक होगा इसके अधीन, मतलब सर्वार्थ चिंतक के अधीन, इसके अधीन विभिन्न कर्मचारी होंगे। अर्थात इस सर्वार्थ चिंतक के अधीन और विभिन्न कर्मचारी होंगे, जिसका कि व्यापक रूप में मनुस्मृति में उल्लेख नहीं किया है। और इसके बाद में इसके अधीन गुप्तचर होते हैं, मतलब इस सर्वार्थ चिंतक के ही अधीन विभिन्न प्रकार के गुप्तचर होते हैं। इसका मतलब होता है सर्वार्थ चिंतक, इसके अधीन गुप्तचर भी होते हैं। और ये गुप्तचर जो ये कर्मचारी होंगे, इन कर्मचारियों के बारे में समय समय पर सर्वार्थ चिंतक को अपनी रिपोर्ट देंगे और सर्वार्थ चिंतक अपनी रिपोर्ट राजा को प्रस्तुत करेगा और राजा फिर दंड की व्यवस्था करेगा। किसी का भ्रष्ट आचरण है कर्मचारी का तो राजा के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा अभी। है, इसके अधीन गुप्तचर होते हैं। गुप्तचर की व्यवस्था आज भी है, आज भी देख सकते हैं आप। आगे लिखेंगे आप, मनु मनुस्मृति में कह रहे हैं कि राजा को नोट करें, मनु मनुस्मृति में कहते हैं कि राजा उस समय राजतंत्री शासन प्रणाली हुआ करती थी, है? आज तो लोकतंत्री शासन प्रणाली है। राजा को इसके, मतलब ये जो सर्वार्थ चिंतक है, मतलब जो नगर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा उसका नाम क्या है, सर्वार्थ चिंतक। तो इसके मतलब नोट करें, राजा को सर्वार्थ चिंतक के द्वारा बताए गए ऐसे भ्रष्ट राज कर्मचारियों का सरस्य हरण करके उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अब जरा गौर करें, मतलब मनु यहाँ स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि राजा को सर्वार्थ चिंतक के द्वारा बताए गए ऐसे भ्रष्ट राज कर्मचारियों का सर्वस्व हरण करके उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब सर्वार्थ चिंतक को गुप्तचर बताएंगे, गुप्तचर किसके अधीन होंगे, सर्वार्थ चिंतक के। और सर्वार्थ चिंतक को जो गुप्तचर बताएंगे कि भाई इन राज कर्मचारियों का जो आचरण अच्छा नहीं है, भ्रष्ट है, रिश्वतखोर है, चरित्रहीन है, जो भी आरोप लगाया जा रहा है, जो भी उनके द्वारा गलत काम किया जा रहा है, अपराध किया जा रहा है, तो सर्वार्थ चिंतक को बताया जाएगा। कर्मचारियों के बारे में गुप्तचर बताएंगे। अब कर्मचारियों के बारे में जब बता दिया जाएगा सर्वार्थ चिंतक को, सर्वार्थ चिंतक राजा को बताएगा। और राजा को बताने के बाद में फिर राजा क्या करना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट राज कर्मचारियों, नोट करें, ऐसे भ्रष्ट राज, ये मैंने कर्म लिखा है केवल, तो आप पूरा लिखेंगे, राज कर्मचारियों का सर्वस्व सब कुछ हरण करके उन्हें देश से बाहर निकाल देना
चाहिए, बाहर निकाल दे। तो आज हम देख सकते हैं हमारे भारत के अंतर्गत भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं, प्रांत ऐसे हैं जहाँ के मुख्यमंत्रियों ने इस तरह का ही निर्णय लेने की ठान रखी है कि भले कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, लेकिन उसको बख्शा नहीं जाएगा, भले कोई भी क्यों ना हो। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो ये बात तो मनुस्मृति में लिख दी गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मानवीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो लिखा है वो काल्पनिक रूप में नहीं लिखा है, बल्कि मैं कहूँगा कि व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की है, व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को ये बात अच्छे से समझ लेनी है। ये हो गया मनु के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 16। मतलब सप्तांग सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, राज्य निर्माण के 7 अंग या तत्वों की बात करते हैं, तो इसमें से 4 अंग या तत्व आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बेटा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मतलब मनुस्मृति की ज़्यादातर बातें मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपकी उंगली में ये सारी बातें हो जाएंगी है। अब 4 अंग हो गए, उसके बाद में 5वां क्या होगा, राजकोष होगा। तो कल राजकोष की चर्चा करेंगे हम। छठा क्या होगा, दंड। फिर उसके बाद में दंड की बात करेंगे, फिर मित्र, उसके बाद मित्र की बात करेंगे। तो कंप्लीट हो गया बस ये। मतलब मनु के जो राज्य संबंधी विचार बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। कहीं से कोई प्रश्न पूछा जाए आपको कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती है। यस बेटा, तो मुझे पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास से कह सकता हूँ कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी मनु के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।